नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज मैं आपके लिए प्यारे विद्यार्थियों लेकर के आया हूं प्रश्न पत्रों के अनुसार पाठ्यक्रम की सामान्य जानकारी। प्यारे विद्यार्थियों, ये पाठ्यक्रम की सामान्य जानकारी इसीलिए देनी ज़रूरी है, आपको आवश्यक है कि इसके पीछे यही उद्देश्य है कि आप पाठ्यक्रम को वर्ष भर में जो आपके पाठ्यक्रम में परीक्षा में किस प्रकार से आएगा, आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, किस प्रकार से पढ़नी है, उसकी जानकारी आपको मिल जाए। अच्छी प्रकार से पाठ्यक्रम को पहले समझना ज़रूरी है। पाठ्यक्रम को समझ करके ही आप अच्छी प्रकार से रणनीति है वो परीक्षा के लिए बना सकते हैं, अच्छे से याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं क्या क्या चीज़ें कितने कितने नंबरों की आएगी, कितने अंकों की आएगी और किस प्रकार से उसको हमें पढ़ना है। इस प्रकार की बात आपको ध्यान होना आवश्यक है। इसीलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्न पत्रों के अनुसार पाठ्यक्रम की सामान्य जानकारी जो हिंदी साहित्य विषय की है। ठीक है, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर MDSU इससे संबंधित जो अपनी पाठ्यक्रम जो चलता है उसका आज मैं दोनों ही प्रश्न पत्र आपको हिंदी साहित्य के लेकर के हाजिर हूँ। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, एक एक क्रम से आप इसको समझते जाइए और समझ करके अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिए कि अपने को किस प्रकार से तैयारी हिंदी साहित्य की करनी है। ठीक है, तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, पहला हम प्रथम प्रश्न 2 प्रश्न पत्र आएंगे। जैसे आपके प्रथम वर्ष में आया था, फर्स्ट ईयर में आया था, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी 2 प्रश्न पत्र आएंगे, फर्स्ट और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, तो फर्स्ट पेपर जो प्रथम प्रश्न पत्र है आपका वह 100 अंकों का होगा, सेकंड पेपर भी 100 अंकों का होगा, ये आपको ध्यान में ही है। अब इसमें आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे वो देखिए थोड़ा सा। 3 प्रश्न आपके, एक पहला जो प्रश्न आएगा वो व्याख्या संबंधित आएगा। व्याख्या में कितनी व्याख्या आएगी प्यारे विद्यार्थियों? 3 व्याख्याएं आएगी। 6 दी हुई होगी, उसमें आपको 3 करनी है। ठीक है, अथवा में आएगी तो 6 में से 3 करनी है। और वो व्याख्या कितने नंबरों की आएगी प्यारे विद्यार्थियों? 24 अंकों की, यानी एक एक व्याख्या 8 8 8 8 नंबर की आएगी। 3 व्याख्याएं हो गई 24 नंबर की, 8 + 8 + 8 यानी 24 नंबर। 3 व्याख्याएं 24 नंबर की हो गई। फिर 3 प्रश्न आपके आलोचनात्मक प्रश्न होंगे, यानी ये जो आलोचनात्मक प्रश्न होंगे वो किससे होंगे प्यारे विद्यार्थियों? ये आपकी जो फर्स्ट पेपर है, आपके पहली किताब उसका नाम है ऋतुकालीन काव्य। ठीक है, तो उसमें हम प्यारे विद्यार्थियों इसको 3 प्रश्न आलोचनात्मक प्रश्न होंगे, वो आपके ये 8 जो पाठ है उससे संदर्भ में होंगे। 8 पाठों के बीच में से पूछे जाएंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आपको ध्यान रखना। तो 3 प्रश्न आलोचनात्मक होंगे जो 48 नंबर के होंगे। 16 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, ये भी 6 दिए हुए आएंगे। कितने दिए हुए आएंगे? 6 में से करना कितना है? 3 करना है। अथवा में दिए आएंगे तो 3 प्रश्न आपको करने पड़ेंगे जो कि 16 नंबर के होंगे। कुल हो गए 48 नंबर। तो व्याख्या होंगी 24 नंबर की, प्रश्न हो गए 48 नंबर के जो आपकी किताब ऋतुकालीन काव्य के पाठों से होंगी। ठीक है, आगे फिर इसे संदर्भ में आपके एक प्रश्न आपका होगा रीति काव्य सिद्धांत विषय से। रीति काव्य सिद्धांत विषय में रीति का तात्पर्य क्या होगा, नायक नायिका भेद है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आता है नायक नायिका भेद संबंधी। फिर आपके रीति काव्य रीतिकाल है वो 3 काव्य धाराओं में बंटा हुआ है, ये आप जानते हो, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। तो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त जो काव्य धारा है उसके संदर्भ में आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, उनकी विशेषताएं, उनकी प्रवृत्तियाँ। ठीक है, और रीतिकाल की परिस्थितियाँ क्या रही ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। ये वीडियो हमने बना चुके हैं पहले, वो आप देख लेना। और रीतिकाल में काव्य शास्त्रीय संप्रदाय, ये जैसे रस संप्रदाय है, अलंकार संप्रदाय है, इनकी जो परंपरा है उसका भी एक प्रश्न आता है। तो इस प्रकार से ये जो आएंगे वो आपके 16 नंबर का आएगा। ये जो इतनी जो चीज़ें हैं वो आपके 16 नंबर की आएगी। तो इस प्रकार से ये आपका एक प्रश्न हो गया 16 नंबर का। फिर आपका चौथा जो अंतिम जो आएगा वो आपका आएगा, वो प्रश्न होगा आपके ऋतुकालीन काव्य के इतिहास से संदर्भी। जैसे भक्ति काल का इतिहास होता है, ऐसे ऋतुकालीन का भी इतिहास होगा। तो ऋतुकालीन काव्य का इतिहास ये 12 नंबरों का आएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो ये हो गया आपके 24 नंबर की व्याख्या, 48 नंबर की आलोचना तो प्रश्न। फिर एक ऋतुकाल से सिद्धांत से संबंधित होगा, वो 16 नंबर का होगा। उसके बाद में 12 नंबरों का ऋतुकालीन काव्य का इतिहास। इस प्रकार से ये टोटल 100 नंबर का हो गया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।
फिर आपको आपकी जो किताब है वो आपके फर्स्ट पेपर की किताब आपको पता ही है, रीतिकालीन काव्य। रीतिकालीन काव्य में प्यारे विद्यार्थियों हम जो है पाठों की व्याख्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उसमें हमने केशवदास जी की प्यारे विद्यार्थियों व्याख्या में कुछ व्याख्याएं अधूरी है, थोड़ी बाकी है, क्योंकि उस समय मैंने केवल महत्वपूर्ण व्याख्याएं पढ़ाई थी, तो इसकी व्याख्या में और जो बाकी रही वो भी पढ़ेंगे। तो केशवदास जी की पाठ 1 है, केशवदास जी, इसमें 8 पाठ हैं। केशवदास, बिहारी, घनानंद, देव, सेनापति, भूषण, मतीराम और वृंद, ये सब रीतिकालीन कवि है और उनकी कविताएं हमें पढ़नी है, उनकी व्याख्या हमें करनी है। ठीक है, तो इसमें सरस्वती वंदना पहली जो कविता है वहाँ से लेकर के सुखद जीवन जो विज्ञान गीता से लिया गया, ये सरस्वती जो वंदना है वो रामचंद्रिका महाकाव्य से है, और सुखद जीवन ये जो पद है ये आपका अंतिम विज्ञान गीता जो काव्य है इनसे लिया गया है। तो सरस्वती वंदना से लेकर सुखद जीवन तक के पदों की व्याख्या हमें करनी है। फिर दूसरा पाठ आपका प्यारे विद्यार्थियों बिहारी जी का है। बिहारी सत्सई इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ है, उनसे लिया गया है, और इसमें मेरी बहु बाधा रो ये इनका सबसे प्रथम आपका दुआ है। मंगलाचरण के रूप में प्यारे विद्यार्थियों राधा और कृष्ण जी की उपासना वो करते हैं। और मेरी बहु बाधा हरो से अंत में जो अंतिम जो पद है आपका अंतिम दुआ वो है नहीं पावस ऋतु राज तक, यहाँ तक हमें पढ़ना है, ये ध्यान में होना चाहिए आपको। फिर तीसरा जो पाठ है प्यारे विद्यार्थियों घनानंद जी का। घनानंद जी जो कि प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं, जिन्होंने स्वानुभूत प्रेम किया, और उसी स्वानुभूत प्रेम के कारण ही उनकी जो पद है उनमें अत्यधिक पीड़ा, प्रेम की पीड़ा है वो व्यक्त हुई है। तो इनके जो पद है मीत सुजान अनीति से लेकर के निष्दोष खरी तक के पद हमें पढ़ना है। देव कवि पढ़ा क्या इसमें हमने पढ़ा दिए हैं, व्याख्या हमें कर दी है, लगभग बिहारी जी के सारे पदों की व्याख्या आपने करवा दी है। घनानंद जी के पदों की व्याख्या पूर्ण हो चुकी है। देव कवि जिनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी जी था, इनके भोग बुलाई से लेकर के ओचक अगाधु तक की रचनाएं हमें पढ़नी है, और ये भी हमने पढ़ा दी है, आप वीडियो देख लेना। फिर सेनापति जी पांचों पाठ आपका है। सेनापति जी जो है रामकथा से लेकर के मंगलाचरण के रूप में रामकथा से लेकर के नीति परक जो आपके वर्णन है वहाँ तक हमें पद है वो पढ़े हैं, अर्थात हमने पढ़ा दिए हैं, इनके वीडियो आप देख लेना। भूषण कवि जो रीतिकाल के कवियों में सबसे थोड़ा सा अलग हट करके थे, इन्होंने वीर रस की कविताएं लिखी, वीरता के भाव से उत्प्रोत इन्होंने अपने आश्रयदाता शिवाजी महाराज और छत्रसाल महाराज रियाराव चंपति के पुत्र छत्रसाल महाराज जी के उनकी वीरता का वर्णन है वो किया। तो शिवाजी महाराज के भी पद उन्होंने लिखे हैं और छत्रसाल महाराज जी के भी पद इन्होंने लिखे, ये भी हमने पढ़ लिया है, व्याख्या इनकी कर ली है, ये भी वीडियो में आप देख लेना। फिर मतीराम जी सातवां पाठ है। मतीराम जी के पद हमने अभी पढ़े ही हैं। दानवीर महिमा वर्णन से लेकर के श्रृंगार प्रकृति चित्रण तक के पद है वो इनके मतीराम जी के। तो ये सब रीतिकाल के कवि हैं, तो इनके भी हमने वीडियो बना दिए हैं पूरी तरह से, केवल केशवदास जी के थोड़े से पद बाकी है और वृंद जी के पढ़ रहे हैं हम। तो वृंद जी जो वृंदावन दास जी इनका पूरा नाम है, निक्की पे फीकी लगे, यहाँ से लेकर के उत्तम विद्या लीजिए तक के जो पद है वो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो वृंद कवि हमारा जो है व्याख्या उनकी हम कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ फर्स्ट पेपर के संदर्भ में आपकी पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, 3 व्याख्या करनी है, जो 6 दी भी आएगी 3 करनी है 24 नंबर की, फिर 3 प्रश्न करने हैं जो कि इन पाठों से होंगे, ये अपने 8 पाठ है उनसे, ये 48 नंबर के होंगे। उसके बाद में एक प्रश्न रीतिकालीन सिद्धांत से, नायक नायिका भेद, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त काव्य से, इस प्रकार से ये जो अलंकार संप्रदाय, रस संप्रदाय से संदर्भ में होंगे 16 नंबर के। और अंत में एक प्रश्न होगा रीतिकालीन काव्य के इतिहास से संदर्भित, जो कि 12 नंबर का होगा। इस प्रकार से 100 अंक का ये पेपर होगा और 3 घंटे का ये पेपर होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये फर्स्ट पेपर से संदर्भ में आपकी जानकारी आपको हो गई है और आप इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए, मानचित्र बना लीजिए और उसके अनुसार ही हमें तैयारी करनी है। अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं, अच्छे से इनको नंबर भी प्राप्त करने ही है, नंबर तो प्राप्त करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ प्रमुख लक्ष्य क्या होना चाहिए, अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। विषय का ज्ञान रुचि लेकर के आप करिए, विषय का ज्ञान गंभीरता से करना चाहिए। अंकों के लिए परीक्षा नहीं होनी चाहिए। अंक ठीक है, अंक एक मानक है, लेकिन अंक के साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात है हिंदी साहित्य को गंभीरता से पढ़ना, उसको आत्मसात करना। अगला है सेकंड पेपर आपका, द्वितीय प्रश्न पत्र BA सेकेंड ईयर में हिंदी साहित्य में निबंध एवं नाटक। इसके किताब का नाम है आपका निबंध एवं नाटक।
और ये जो पेपर है सेकंड पेपर आपका आएगा निबंध एवं नाटक से। इसमें भी प्यारे विद्यार्थियों व्याख्याएं आएगी। एक प्रश्न पहला प्रश्न आएगा, उसमें 3 व्याख्याएं दी आएगी। 3 का मतलब 6 दी हुई आएगी। 3 करनी है अपने को। कितने करने हैं? तीनों पुस्तकों में से एक एक। इसमें क्या प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, 3 किताबें चलती है आपकी। इसमें 3 किताबें कौन कौन से देखना। पहला किताब आपकी पहली किताब है साहित्यिक निबंध की, जिसमें 9 निबंध है। कितने निबंध है? 9 निबंध है। और उससे संदर्भ में कितनी व्याख्या करनी है आपको? 1 व्याख्या करनी है। 2 दी हुई आएगी। 9 पाठों में से 2 दी हुई आएगी, 1 करनी है। ठीक है। फिर है नाटक। नाटक का नाम है रक्त ध्वज। ये आपके गोविंद गिरी जी महाराज जी है। गोविंद गिरी जो आंदोलन हुआ था भीलों का, उससे संदर्भ में है रक्त ध्वज नाटक। तो उसकी जो व्याख्या है वो 2 आएगी। करनी कितनी है? 1। तो 1 हो गई साहित्य निबंध की, 1 हो गई नाटक की। फिर तीसरा आपका किताब होगी आपकी एकांकी संग्रह। इसमें आपके 6 एकांकी दी हुई है। तो 6 एकांकी दिए हुए हैं, उसमें आपको 10-10 नंबर के ये 3 व्याख्याएं आएगी। तो इस प्रकार से 3 व्याख्या, एक तो निबंध की हो गई, एक नाटक और एक एकांकी। तो इस प्रकार से 10-10 नंबर की ये 3 व्याख्या होगी। और 10-10 नंबर की 3 व्याख्या का मतलब हो गया 30 नंबर की व्याख्या हो गई। ठीक है। 6 दी हुई आएगी, आपको करनी कितनी है? 3। यानी 2 दी हुई आएगी निबंध की, उसमें से 1 करना है। 2 आएगी नाटक से, रक्त ध्वज नाटक से, उससे 1 करना है। और 2 होगी एकाकी, एकाकी से आपको 1 करना है। इस प्रकार से 3 व्याख्याएं 30 नंबर की हो गई। फिर इसी तीनों में से, तीनों किताबों में से, ये जो 3 किताब है, इन तीनों में से आपको 3 प्रश्न मिलेंगे। 18 नंबर के, यानी 54 नंबर के प्रश्न होंगे। और इसमें भी अथवा में दिए हुए आएंगे, यानी 2 प्रश्न होंगे। निबंध के 2 में से करने कितना है? 1 करना है। ऐसे नाटक में 2 दिए हुए आएंगे, अथवा में करना कितना है? 1 करना है। एकांकी का भी 1 करना है। तो इस प्रकार से 3 प्रश्न करने हैं प्यारे विद्यार्थियों। 18 नंबर के, ज़्यादा नंबर के हैं ये प्रश्न, तो 54 नंबर के प्रश्न हो गए। उसके बाद में एक प्रश्न आपका होगा निबंध नाटक एकांकी के संक्षिप्त आलोचनात्मक विकास क्रम से, यानी नाटक का विकास क्रम लिखिए। नाटक का उद्भव और विकास बताइए, आपके निबंध का उद्भव और विकास बताइए, या फिर एकांकी का उद्भव और विकास बताइए। तो इस प्रकार से 5-6 प्रश्न इससे संदर्भ में बनते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है और उन्हीं में से लगभग परीक्षा में आ जाते हैं। तो ये प्रश्न है वो आपके निबंध नाटक, ये 16 नंबर का प्रश्न आएगा प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना। और फिर है प्रमुख रचनाकारों से संबंधित, ये इसके साथ में है निबंध नाटक एकांकी संक्षिप्त आलोचना विकास क्रम प्रमुख रचनाकारों से संबंधित, ये 16 नंबर का आएगा, ध्यान रखना। ठीक है। 1 प्रश्न आएगा, अथवा में दिए हुए आएंगे 2, करने कितना है? 1 करना है। 16 नंबर का आएगा। फिर प्यारे विद्यार्थियों ये जो आपका क्रम हो गया, इस प्रकार से आपका हो गया 30, 54 और 16 नंबर का। ठीक है। तो ये हो गया 6, 4, 10, 5, 3, 8, 1, 9, 10, यानी 100 नंबर का पेपर हो गया। 3 घंटे का पेपर हो गया। अब आपका थोड़ा सा जानकारी है, तो आपको पेपर से संदर्भ में मैंने जानकारी दी है किस प्रकार से कितने कितने अंकों की चीज़ें आएगी। ठीक है। तो 3 किताबें, ध्यान रखना इसमें किताबें प्यारे विद्यार्थियों, इसमें तो फर्स्ट पेपर में तो एक ही किताब है, इसमें 3 किताब है, निबंध और नाटक और साथ में एकांकी। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, थोड़ी बड़ी चीज़ है, इसमें ज़्यादा चीज़ पढ़नी पड़ेगी आपको। निबंध भी पढ़ने हैं, एकांकी भी पढ़ने और नाटक भी पढ़ना है। तो अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों साहित्यिक निबंध कौन कौन से हैं आपके पाठ्यक्रम में, ये आपकी किताब है दी हुई है आपको। इसमें आपके जो साहित्यिक जन समूह के हृदय का विकास, ये पहला निबंध है और ये इसके निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट जी। और दूसरा जो पाठ है वो है कवि कर्तव्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तीसरा जो पाठ है प्यारे विद्यार्थियों तुलसी के सामाजिक मूल्य डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की रचना है, ये डॉक्टर रामविलास शर्मा जी निबंधकार है इसके। चौथा जो पाठ होगा आपका निबंध का, उसमें भारत एक है, भारत एक है, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। निबंधकार इसके रामधारी सिंह दिनकर जी है। फिर है 5वां पाठ कवि तेरा भोर आ गया, ये रचना कुबेरनाथ राय जी की है। और उसके बाद में 6ठा जो पाठ होगा वो है राष्ट्र का स्वरूप, वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। 7वां जो पाठ है मानस का धर्मभूमि रामचंद्र शुक्ल जी, मानस की धर्मभूमि, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। 8वां पाठ होगा आपका पार्थिव धर्म, जो विद्यानिवास मिश्र जी के जो निबंधकार है, इसके पार्थिव धर्म निबंध विद्यानिवास मिश्र जी का है। 9वां जो निबंध है वो है राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय भावना, रचयिता है, रचनाकार है इसके कन्हैयालाल सहल।
ठीक है। तो ये निबंधकार 9 पाठ है, निबंध के 9 निबंधकार हैं, 9 पाठ हैं। फिर है आपकी दूसरी किताब, ये हो गई पहली किताब। दूसरी किताब हो गई आपकी नाटक, और नाटक कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? रक्त ध्वज। रक्त ध्वज का मतलब होता है लाल खून से रंगी ध्वजा, लाल ध्वजा, ठीक है, खून के समान, खून से सनी ध्वजा। और ये जो प्यारे विद्यार्थियों नाटक है वो किसके मूल केंद्र में कौन है? इसमें गोविंद गिरी जी का को मूल पात्र इसमें लिया गया है। इस नाटक में मूल पात्र गोविंद गिरी जी है, जो कि भील आंदोलन में सबसे सक्रिय नेता थे, सक्रिय पात्र थे, नायक थे वो। तो इसको लेकर के ये नाटक डॉक्टर राजेंद्र भटनागर जी का लिखा हुआ नाटक है। डॉक्टर राजेंद्र भटनागर जी का नाटक रक्त ध्वज। ये आपके परीक्षा में इससे संदर्भी व्याख्या भी आएगी और प्रश्न भी आएंगे। फिर एकांकी वाली बुक आपकी किताब है। इस किताब में प्यारे विद्यार्थियों नया पुराना, देखो एकांकी का नाम है, बहुत सुंदर। ये पाठ पढ़ने में आपको बहुत ही सरलता रहेगी और आप बिल्कुल रुचि लेकर के पढ़ोगे। एकांकी बहुत अच्छी है और पढ़ोगे तो आनंद आएगा और सरल भी है। और नया पुराना ये उपेंद्र नाथ अस्क जी की रचना है, ठीक है। अस्क का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों आंसू। और दीपदान, दीपदान ये बहुत सुंदर पाठ है राम कुमार वर्मा जी का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का एकाकी है। ये बहुत सुंदर एकाकी है, राम कुमार वर्मा, ठीक है। तो एकाकी शब्द प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना पुल्लिंग शब्द है। एकाकी पढ़ा जाता है, एकाकी पढ़ी नहीं जाती, ध्यान रखना। एकाकी पढ़ा जाता है, एकांकी पढ़ी नहीं जाती, ध्यान रखना। एकांकी पुल्लिंग है। तो बीमार का इलाज, ये एकाकी है, वो है उदय शंकर भट्ट की। और बीमार का इलाज बहुत अच्छी है, इसमें हंसी मजाक भी है, विनोद भी है, बहुत सुंदर है, अच्छी है। आप पढ़ोगे तो रुचिकर लगेगी आपको। चौथा पाठ भोर का तारा, इसमें बहुत सुंदर बात कही है। इसमें अपने व्यक्तित्व प्रेम को, अपने प्रेम के लिए राष्ट्रीय प्रेम को बड़ा माना है। जैसे मधुलिका की आपने कहानी पढ़ी होगी, आपके फाइनल ईयर में है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें पुरस्कार नाम की कहानी है। ठीक उसी प्रकार की ये कहानी है, एकाकी है ये। इस एकाकी में जो है मूल भाव यही है कि अपना व्यक्तिगत प्रेम के ऊपर राष्ट्रीय प्रेम ज़्यादा श्रेष्ठ कर है, ये बात इसमें बताएगी। ये भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है ये। फिर है ईद और होली, बहुत सुंदर एकाकी है ये। इसमें सेठ गोविंद दास जी की रचना है और इसमें हिंदू और मुसलमान जो धर्म है, इसके जो दो लोग हैं, इन पात्रों को द्वारा इसमें पाठ को बताया। इसमें एकता, सांप्रदायिक एकता की सद्भावना की बात इसमें कही गई है, तो बहुत अच्छी ये एकाकी है। छठा पाठ है वो भी अच्छी व्यंग्य किया गया इस पर। सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा के एकाकी है ये, तो बहुत अच्छा इसमें व्यंग्य किया गया है मानव के ऊपर, मनुष्य के ऊपर, विद्वानों पर, बुद्धिमान पर ये व्यंग्य किया गया। सबसे बड़ा आदमी कौन है? भगवती चरण वर्मा जी की, वर्मा का एकाकी है ये। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों 6 एकाकी, एक नाटक हो गया रक्तध्वज और 9 निबंध, 9 निबंध, एक नाटक रक्तध्वज और 6 एकाकी आपके पाठ्यक्रम में है जो सेकंड पेपर में है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये दोनों फर्स्ट और सेकंड पेपर आपको पूर्णतः समझ में आ गया है, अंकों सहित समझ में आ गया होगा। पाठ कौन कौन से कैसे कैसे पढ़ने हैं ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हाजिर होंगे आपके पाठों से संदर्भ में, व्याख्याओं उसको लेकर के, पाठ के प्रश्नों के संबंधित। ठीक है, ये आज का जो हमने जानकारी केवल पाठ्यक्रम से संबंधित दी है, ताकि आपको पाठ्यक्रम अगर आप दिमाग में सेट कर लेते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए आधी परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, क्योंकि आप उसके अनुसार ही अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये सबसे पहला आपका लक्ष्य होगा कि ये चीज़ें हमें पढ़नी है, ऐसे पढ़नी है। इस प्रकार का अगर आपके दिमाग में आ जाएगा, ये चीज़ें आप रणनीति बना लोगे तो अच्छे नंबर आप प्राप्त करोगे हिंदी साहित्य में। आशा करता हूँ सभी के अच्छे आए नंबर, उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।